अच्छा, अब देखिए हमारे पास बेटा इसके अंदर सबसे पहले टुडे वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। बेटा कौन सा है बेटा? ये हमारे पास हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2020। ठीक है, ये अकाउंट्स का पेपर है। यहाँ पर हमारे पास हमारा पेपर कोड लिख लिया है। आप IGCSE दे रहे हैं तो आपका होगा 0452, लेकिन पेपर पूरा सेम ही। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास सबसे ये कह रहा है बिलाल इज अ ट्रेडर, ही बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर कैश एंड फॉर कैश, ही सेल्स गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। बेटा गुड्स सेल करता है ओनली कैश बेसिस के ऊपर, और जो गुड्स इसने परचेज करे हैं वो परचेज करता है क्रेडिट पर भी और कैश पर भी। The following transaction took place in April 2020. Bought goods on credit from Millie. List price 320. ये सब इन्होंने यहाँ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। हम यहाँ पर देखते हैं भाई हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों को बनाना है परचेज जनरल। ओके, सो इन परचेज जनरल जी याद रखिएगा बेटा, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेज जनरल में? वी ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस। सो सबसे पहली ट्रांजेक्शन अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास उसके अंदर कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिली, लिस्ट प्राइस इज 320 और सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 20%। विच मीन्स बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपके पास 4 अप्रैल है, ये परचेजेस हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अप्रैल। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि भाई हमने ये किससे खरीदी है, ट्रेड पेबल, किसका नाम है भाई? मिली। तो हमने ये मिली से परचेज करी तो मिली का नाम लिख दिया यहाँ पर। और इसके आगे बेटा क्या करेंगे, 320 का हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट बेटा? 20% का डिस्काउंट था। तो 320 का 20% कितना होता है बेटा हमारे पास? आई थिंक 64 64। तो 320 माइनस 64 करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपकी परचेजेस की 256। वैल्यू। तो ये आ गया बेटा 256 इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस। फिर इसके बाद बेटा 4 अप्रैल के बाद वी हैव क्रेडिट परचेज। देखते हैं हमारे पास कहाँ है बेटा। ये 5 अप्रैल को है, कह रहा है कि हमने EH लिमिटेड से गुड्स परचेज करें बेटा 500। कितने के? 500। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे बेटा EHL लिमिटेड, और यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 500। सेम बेटा इस ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारे पास हो गई। अब देखते हैं बॉट गुड्स, और कहाँ लिखा हुआ है बॉट गुड्स? हमारे पास 13 में लिखा हुआ है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 250 250। फ्रॉम टॉड हु ऑफर्स 4% कैश डिस्काउंट। याद रखिएगा बेटा, कैश डिस्काउंट जब अप्लाई होता है जब हम हमें पेमेंट रिसीव हो रही होती है या फिर हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये कब जी मिलेगा इनको? इफ दे मेड अ पेमेंट विद इन 14 days। 14 डेज। तो विच मीन्स जो क्रेडिट परचेजेस है उस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल रहा, जो पेमेंट होगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा किससे परचेज किया हम लोगों ने? ये टॉट से परचेज किया, तो यहाँ लिखेंगे 13 अप्रैल। यहाँ लिखेंगे बेटा ट्रेड पेबल टॉड। अच्छा, इसके साथ भी ट्रेड पेबल आएगा बेटा। और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देंगे बेटा कितने का परचेज किया हमने टॉट से? 250 का। ये आ गया आपके पास 250। फिर देखते हैं बेटा हमारे पास और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें बॉट गुड्स लिखा हुआ हो? कहीं पर और बॉट गुड्स नहीं लिखा हुआ। हॉट ऑफिस 9। बॉट गुड्स लिखा होना चाहिए तो परचेजेस होगी। बॉट ऑफिस लिखा होगा तो परचेज जनरल में नहीं आएगा। याद रखिएगा बेटा, क्रेडिट परचेजेस का मतलब है कि आपने क्या करा होगा? बॉट ऑफिस फर्नीचर नहीं करा, बॉट गुड्स करा होगा। गुड्स लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड करेंगे 256 प्लस 500 प्लस 250, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, टोटल आ जाएगा इधर 1006, और ये कहलाएगा हमारे पास टोटल क्रेडिट परचेजेस। ओके, जी द नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कंप्लीट द कैश बुक ऑन द ऑपोजिट पेज, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। अब बेटा जो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश ट्रांजेक्शंस हैं वो सारी की सारी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर कैश बुक में। क्योंकि हमें बार बार पेज को रोटेट करना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे भाई, इसकी क्या ले लेंगे, एक पिक्चर ले लेंगे अपने मोबाइल में, ताकि बार बार पेज को ऊपर नीचे भी करना ना पड़े और रोटेट भी करना ना जी पड़े। सर, मैंने ले लिया। अच्छा भाई एक सेकंड मैं भी ले लूंगा। ठीक है बेटा चलो।
अब ये जो पिक्चर हमने ले ली, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पेज को इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। ये हमारा पेज हो गया रोटेट। अब हम यहाँ पर लिखते जाएंगे वहां से ट्रांजेक्शन देख देख के। ऑलरेडी इन्होंने हमारे पास बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों को लिखकर दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास बेटा ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है लिखे हुए हैं। ठीक है। अब सबसे पहली ट्रांजेक्शन में देखिए कहीं कैश नहीं आ रहा कि कैश की पेमेंट हुई है या कैश रिसीव हुआ है। फोर्थ में, फिफ्थ में भी ना हमने कोई कैश पे किया है ना कोई कैश रिसीव हुआ है हमें। क्या सिक्स में खेत पे बेटा, किया कार सेल्स। सिक्स में हम लोगों ने सिक्स में आएंगे ना पहले, तो सिक्स में देखें। सिक्स में कह रहा है बॉट स्टेशनरी 145 पेइंग बाय चेक। तो जब स्टेशनरी को पे करेंगे तो बैंक से पैसे देंगे तो बैंक कम हो जाएगा। बैंक कम होगा तो बेटा वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। यहाँ लिख क्रेडिट। देंगे 145 और यहाँ पर हमारे पास लिख देंगे बेटा स्टेशनरी। यस। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 अप्रैल। और सर जो कैश परचेज जन में जो सारा कुछ रिकॉर्ड किया वो ये कैश बुक पे नहीं डालना है ना। नो 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 नो, only those जी जी। transactions which are related to cash or bank or discount. ओके। जी। Then in 8 we have cash sales 820 were paid directly into the bank. जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, डेबिट। डेबिट साइड पे आ जाएगा। हियर वी विल राइट बेटा 280। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, कैश सेल्स लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर अप्रैल लिख दिया तो यहाँ 8 लिख देंगे, जरूरी नहीं है बार बार अप्रैल लिखना। हम्म। फिर बेटा हमारे पास 10 में कह रहा है पेड 128 कैश टू मिली। तो वह कैश में लिखेंगे बेटा 128 क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर बेटा हम लोग लिखेंगे मिली मिली। और यहाँ डेट लिख देंगे बेटा 10th। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास ये कह रहा है कैश सेल्स करिए हम लोगों ने 110 की, तो पैसा आएगा तो कैश आ जाएगा बेटा डेबिट साइड पे 110। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई हमारे पास, यहाँ लिखेंगे कैश सेल्स और डेट हमारे पास आ जाएगी बेटा कितनी, 12। याद रखिएगा, राइटिंग अ करेक्ट डेट विल गिव यू, डेट्स विल गिव यू 1 मार्क। ठीक है, अगर आप करेक्ट डेट्स लिखेंगे तो वो भी आपको 1 मार्क दे देंगे बेटा। फिर हमसे बेटा आप अच्छा। ये देखें 17 में कह रहा है बॉट ऑफिस इक्विपमेंट 500 पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। तो इंटरनेट ट्रांसफर, तो बैंक कम होगा तो बेटा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हियर वी विल राइट 500। हियर वी विल राइट ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट। और डेट में क्या लिखेंगे हम लोग, 17। 17। 21st में कह रहा है पेड बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम टॉड ऑन 13 अप्रैल आफ्टर डिडक्टिंग द कैश डिस्काउंट। देखिए हमने 13 अप्रैल को 250 के गुड्स परचेज किए थे, 4%। 250 के गुड्स परचेज किए थे जी। बेटा। और उसको हमने विद इन 14 डेज पेमेंट कर दी। 13 को परचेज किया, 21 को पे कर दिया, विद इन 14 डेज हो गया। 4240 होएगा फिर। तो हम क्या करेंगे बेटा, 250 का हम निकालेंगे 4%। 250 का 4% कितना होता है बेटा, 10 10 250 का डॉलर 4% होता है बेटा 10। तो यहाँ हम डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे 10। और हमारे पास ये 240। पैसा कहाँ आया है बेटा, ये बैंक में आया है, कैश में आया है, ये हमने जो है वो पे करा है बाय चेक। तो यहाँ हम लिख देंगे 240 और यहाँ पर लिखेंगे भाई ये हमने किसको दिया यस। बेटा, अपने ट्रेड पेबल को दिया जिसका नाम क्या है, टॉड। और यहाँ हमारे पास एक डेट आ जाएगी, किस डेट को दिया बेटा, द डेट इज 21st। फिर कह रहा है पेड 485 टू EHL लिमिटेड बाय टेलीफोन ट्रांसफर। टेलीफोन ट्रांसफर का मतलब मैंने बताया था इंटरनेट ट्रांसफर या बैंक की होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब पे करेंगे तो बेटा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बेटा, 485 पे करा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई हैविंग हाँ। डिडक्टेड 3% कैश डिस्काउंट। 14.55 है डिस्काउंट। नो, देखें क्या लिखा हुआ है, पेड 485, मतलब पे ही 485 किया, तो बेटा 485 का डिस्काउंट नहीं निकालना है हमें। ओ। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो भी टोटल वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करते हैं परसेंटेज में, कितना परसेंट, 100%। 100%। तो उस 100% का बेटा ये कह रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट है बेटा, 3% डिस्काउंट है और 97% वो है वो जो पे करेगा। जो अमाउंट 97% है बेटा वो कितनी बनती है जो उसने पे करी है, दिस इज 485।
तो अगर मैं ये बोलूं कि बेटा टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 97% इज इक्वल्स टू 485, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो बेटा टोटल वैल्यू आई थिंक कुछ आ रही होगी 500 की। जी बिल्कुल। तो 500 में से 485 उसने पे करा, तो बेटा डिस्काउंट फिफ्टीन कितने का डॉलर हो गया, $15 का। और यहाँ पर हमने ये पेमेंट किसको करी है बेटा, दिस पेमेंट इज मेड टू EHL लिमिटेड। यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 24। 28 में कह रहा है बेटा सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 50 कैश। ऑफिस इक्विपमेंट को हम लोगों ने बेटा सेल कर दिया कितने का, 50 का। तो पैसे आएंगे बेटा, पैसे आएंगे तो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पर आएंगे। कौन से अकाउंट में आएंगे बेटा, कैश में आएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। और यहाँ जो डेट आएगी हमारे पास बेटा वो आ जाएगी 28। अब हम लोगों को इसके अलावा तो कोई और ट्रांजेक्शन है ही नहीं। क्या करना है बेटा, इसको बैलेंस ऑफ करना है। देखें डिस्काउंट अलाउड क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 0, और डिस्काउंट रिसीव क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 25। तो 25 डॉलर। डिस्काउंट के कॉलम में बैलेंस कैरीड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता, उसको सिंपल बस टोटल करके लिख देते हैं। अब देखिए कैश की डेबिट साइड हायर है या क्रेडिट साइड हायर है। डिस्काउंट में नहीं होता ना। जी डिस्काउंट में नहीं होता। कैश की डेबिट साइड हायर है हमारे पास बेटा या कैश की क्रेडिट साइड हायर है। तो अगर हम डेबिट साइड देखें तो वो हो रही है 160 प्लस 110 प्लस 50। तो हमारे पास कैश की डेबिट साइड आ रही है बेटा कितनी, 320। और कैश की क्रेडिट साइड आ रही है 128। तो हम यहाँ पर भी 320 लिख देंगे क्योंकि हमें हायर वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, माइनस कर देंगे उसमें से 128। तो 192 आपके पास बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। और इसकी डेट कौन सी होगी बेटा, इसकी डेट होगी हमारे पास 30 अप्रैल, क्योंकि मंथ के एंड में हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। जी। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप बैंक की ये वाली क्रेडिट साइड जो है ना बेटा इसको आप कर लें टोटल। मैं डेबिट को कर लेता हूँ। 1370। आपका 1370 आ रहा है, मेरा आ रहा है 2240, विच मीन्स हायर इज 2240। 2240। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पे लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 13 हाउ मच, 870। 13 कितना बोल रहे थे आप, 1340। ये ये ऐड करके सब क्या आ रहा था आपके पास। इसको मैंने माइनस किया तो 870 अच्छा आ रहा आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 870। ये 870 बेटा हमारे पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन। याद रखिएगा अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है। अगर कैरी डाउन यहाँ आ रहा है तो बेटा ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आ रहा है 192 एंड दिस इज 870। है। यहाँ पर 30 अप्रैल थी, तो 30 अप्रैल के बाद कौन सा दिन आता है, मैं। 1 मई यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 3 कॉलम कैश बुक बेटा क्या करा है, बना लिए। अब हम लोग एक और काम करते हैं, वापस अपने पेज को रोटेट कर लेते हैं भाई। जब हमने रोटेट किया तो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है नेम वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड बाय बिलाल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशंस। कह रहा है द डबल एंट्री फॉर पोस्टिंग द परचेज जर्नल एंट्रीज इज कंप्लीटेड बाय पोस्टिंग एन इंडिविजुअल अकाउंट टू द परचेज लेजर। कह रहा है कि भाई, सर जी मेरे हेलो, पास वैसे डेट शीट है कि मैं आपके आपके साथ शेयर करूं। क्या बोल रहे हैं। मेरे पास डेट शीट आ कि मैं आपको आपको सेंड करूं। 2 मिनट रुक जाए, ये मैं थोड़ा सा करा दूं फिर शेयर कर लियो। अच्छा। अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास ये कह रहा है कि भाई कोई भी एंट्री होगी ना तो वो डबल एंट्री के बनाए बगैर कंप्लीट नहीं होगी। अब डबल एंट्री से रिलेटेड हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसको हम कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये कहता है कि भाई हर डेबिट का कोई ना कोई इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता अकाउंटिंग के अंदर कि आप सिर्फ डेबिट एंट्री बनाए या सिर्फ क्रेडिट एंट्री बनाए। देयर मस्ट बी अ डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री बोथ। बोथ साइड्स। जी।
देन ये कह रहा था परचेज ऑफ गुड्स ऑन 5th अप्रैल डिड नॉट इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 55 विच बिलाल बॉट फॉर हिज ओन यूज। कह रहा है कि भाई हमने 5th अप्रैल को एक गुड्स परचेज करे जिसमें से हमने उस वक्त बिलाल ने भी कुछ गुड्स परचेज किए थे, लेकिन वो बिलाल ने अपने पर्सनल यूज के लिए किए थे। तो हमने बिलाल के गुड्स बिजनेस में नहीं लिखे, बिजनेस के गुड्स लिख दिए। ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि Man, हम, look at the volume. तो हम कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई कि हम लोग जो है वो ओनर को और अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को बेटा सेपरेट रखेंगे। बेटा ये होता है हमारे पास Separate entity. जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद ये कह रहा है द स्टेशनरी परचेज ऑन 6th अप्रैल हैड बीन रिसाइकल्ड, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन इज नॉट रिकॉर्डेड एज अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मैंने ही कहा था अकाउंटिंग में वी जस्ट ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन विच हैव मनी वैल्यू, रेपुटेशन की कोई मनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट जिसमें हम बार बार चेंज नहीं कॉन्सेप्ट। कर सकते. नहीं, मनी मेजरमेंट का मतलब ये है कि ओनली दोज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स व्हिच हैव मनी वैल्यू, नॉट दोज हाँ. व्हिच डजंट हैव एनी मनी वैल्यू। जैसे रेपुटेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं है. फिर लास्ट में हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज बेस्ड ऑन इट्स परचेज प्राइस। कह रहा है कि बेटा ऑफिस इक्विपमेंट की जो वैल्यू हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी वो उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे आना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल Measurement. कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा. आपने अगर एसेट्स को आज 2023 में परचेज किया 10,000 का, तो उसको आप 2024 में भी 10 का लिखोगे, 25 में भी 10 का लिखोगे, 26 में भी, जब तक उसको सेल नहीं करोगे वो उसकी कॉस्ट 20 वही रहेगी 10,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उसकी हिस्ट्री में कॉस्ट थी। जी. ठीक है, Items should be recorded at. अच्छा देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा था के म्यूजिक क्लब प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड आल्सो प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट बार फॉर मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दीज आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द क्लब। लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लाइबिलिटीज। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इज एसेट, कैश एट बैंक इज आल्सो एन एसेट, कैश इन हैंड is also an asset, wages outstanding is liability, inventory is an asset, fixtures and fitting at a book value is an asset. Now they are asking you to prepare to calculate the accumulated funds. Accumulated funds बेटा कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके assets होंगे we will add all of the assets and minus liabilities only. Liability. So let's see how many assets we have. So पहले बेटा हमारे पास पहला है 845 का, दूसरा एसेट जो है वो है 1570 का, इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और एसेट है 130 का, इसके अलावा 615, इसके अलावा 11200। These are the total assets. Add them and let me know the value of this. Eight 45 plus 1570 plus 130 plus 615. 14,360. So this is 14,360. Now let's calculate the total liabilities. ठीक है, जब हम लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे बेटा तो लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी आ जाएंगी, लाइबिलिटीज इज 250 प्लस 140 ओनली। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250 प्लस 140 इज 390. 260, हाँ 390, माइनस कर देंगे हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13970. accumulated funds।
13,970. This is your accumulated funds. फिर हमसे कह रहा है स्टेट हाउ द accumulated funds of a club build over time. कह रहा है कि भाई जब लेट सपोज आपने किसी बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 की, ये 10,000 कुछ टाइम बाद बढ़कर बेटा 12,000 हो गए, तो ये 12,000 कैसे हो गए? बिजनेस ने ऐसा क्या करा होगा कि बेटा ये बिल्ड होके बढ़ गए? तो यही ये कह रहा है कि अक्यूमुलेटेड फंड्स जो है, जो सब मेंबर्स ने मिला के लगाए थे बेटा, व्हाट हैपेंस कि बेटा ये अक्यूमुलेट होके इनकी वैल्यूज बढ़ गई। एक तो हमारे पास हो सकता है, एक की हो सकता है बेटा मैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस ज्यादा की है। सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर है कि बेटा हम जब आपने देखा है कि हम अक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं, वो क्या है कि बेटा क्लब हैड सरप्लस इन बिजनेस इन पास्ट ईयर्स। सरप्लस का मतलब हमारे, वैसे हम प्रॉफिट को सरप्लस भी कहते हैं। तो अगर बिजनेस ने लेट सपोज बिजनेस ने इन स्टार्ट अक्यूमुलेटेड फंड सब फंड्स लगाए बेटा 10,000 के, फर्स्ट ईयर के एंड में 1,000 का सरप्लस हुआ, तो इसका मतलब अब अक्यूमुलेटेड फंड्स कितने हो गए बेटा? 11,000। तो इसी तरीके से हमारे अक्यूमुलेटेड फंड्स बेटा क्या होते हैं, बिल्ड हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई बाय द हाउ द अक्यूमुलेटेड फंड्स बिल्ड ओवर टाइम। तो इसका मतलब है जो हमारा क्लब है वो क्या कर रहा है बेटा, कुछ सरप्लस कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जी। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और अगर यही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल नहीं होता, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता, तो हम सरप्लस की जगह प्रॉफिट लिख देते। ओके। नाउ दे आर सेइंग कि भाई आप एक काम करें, कैलकुलेट करें रिफ्रेशमेंट बार स्टाफ की वेजेस, ठीक है? तो आप ये देखिए रिफ्रेशमेंट बार स्टाफ वेजेस का आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये दिया हुआ 140। 140, जो कि आउटस्टैंडिंग है मतलब अक्रूड है। क्लोजिंग आपके पास ये दिया हुआ, दिस इज ऑल्सो अक्रूड। और जो आपने सर, स्टार, जी जी, जैसे कि आप एरोस वगैरह बना रहे हो वो रियल पेपर में कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप पेपर पे करने कोई मसला नहीं, टू हाईलाइट या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई मसला नहीं। ओके। और वेजेस पेड टू रिफ्रेशमेंट बार बेटा ये हमारे पास ये आ गया आपके पास, जो हमने बैंक से पेमेंट करी। 1250। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बेटा एक छोटा सा अकाउंट बनाऊंगा, अगर आपको वैसे भी वो याद आ जाएगा, विच इज कॉल्ड प्रीपेड अक्रूड अक्रूड प्रीपेड, अक्रूड प्रीपेड। और हियर वी विल पाप। राइट बैंक। जी पाप। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर प्रीपेड बैंक और अक्रूड को ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, और इसमें से अक्रूड और प्रीपेड को माइनस कर लेंगे, मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब देखें इस क्वेश्चन में प्रीपेड तो दिया हुआ ही नहीं ओपनिंग, देयर इज नो ओपनिंग प्रीपेड, ओनली ओपनिंग जी। अक्रूड। ओपनिंग अक्रूड इज 140। तो हम यहाँ पर जो हम अकाउंट बना रहे थे, इस अकाउंट के अंदर बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओपनिंग अक्रूड विच इज 140, प्रीपेड जीरो जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्लोजिंग अक्रूड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड आर सेम थिंग, विच इज 115। फ्रॉम द बैंक वी हैव हम्म। मेड द पेमेंट ऑफ 1250, तो ये आ गया आपके पास 1250 बेटा। जब हम इसको सब करेंगे तो हमारे पास यहाँ इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रीपेड हमें जीरो दिया हुआ है, 1250 प्लस 1365। 15, तो ये आ जाएगा 1365। हेयर वी विल क्या करेंगे बेटा, 1365 माइनस 140 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1225। 1225। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेजेस। हम यहाँ पर ये वर्किंग करके दिखा भी सकते हैं, और नहीं भी अगर आपने कैलकुलेटर में भी करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1225 लिख देंगे करेक्ट वैल्यू, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जी। ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद ये कह रहे हैं आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना। फॉर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इधर हम लोग लिखते हैं बेटा एरियर्स ब्रॉट डाउन, इधर हम लोग लिखते हैं एडवांस ब्रॉट डाउन। यहाँ हमारे पास आता है बेटा एडवांस कैरीड डाउन, यहाँ हमारे पास आता है एरियर्स ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन सर। कैरीड डाउन। जो बैंक से हम लोगों को सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है वो यहाँ आती है। अब एरियर्स ब्रॉड डाउन और एडवांस ब्रॉड डाउन देख लेते हैं जरा। तो बेटा एरियर्स ब्रॉड डाउन दिए ना कितने, 845, और एडवांस दिया हुआ है आपके पास 250। जी। 250 और
ये आ गया बेटा आपके पास 250, 845। ये आ गया आपके पास 845। क्लोजिंग देखें आपके पास दिया हुआ है एडवांस कितना 215 और एरियर्स दिया हुआ है आपको 975। तो यहाँ आप लिख दोगे 215 और यहाँ हम लोग लिख देंगे 975। ठीक है। जी। बैंक से जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है बेटा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑल बाय चेक, तो कितनी है वो 8500। 8500। सो हियर वी विल राइट 8500। यहाँ हमारे पास बेटा बेड डेट्स भी आता है, तो ऊपर देखते हैं हमें बेड डेट्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा, द वैल्यू ऑफ बेड डेट 15। 155। तो यहाँ आप क्या करोगे, लिख दो 155। हम इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ हमारे पास वो फिगर आ जाएगा जो कहाँ आना चाहिए, इनकम एंड ये एक्सपेंडिचर। बैड डेब्ट को माइनस करना है ना। सब ऐड करेंगे बेटा, क्रेडिट वाली सारी साइडों को ऐड कर लें, मतलब 250 प्लस 8500 प्लस 155 प्लस राइट साइड इज 975। 9880। So here we will write 9880. Here we will also write 9880 minus लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे तो 845 8820 हो जाएगा। minus 215, which means 8820 is the value of income and expenditure की, जो बेटा कहाँ जानी चाहिए, आपके पास जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा कैरीड डाउन देखें, एरियर्स कैरीड डाउन वगैरह, तो हियर वी विल राइट एरियर्स ब्रॉट डाउन 975। Here we will write advance brought down which is 215। 215। ठीक है। जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एडवाइज द क्लब ट्रेजरर वेदर और नॉट क्लब मेंबर शुड बी रिक्वायर्ड टू पे देयर सब्सक्रिप्शन बाय डायरेक्ट डेबिट। ठीक है, कह रहा है कि भाई हमारे पास जो क्लब का ट्रेजरर है ना, ट्रेजरर बोलते हैं बेटा क्लब के अकाउंटेंट को, वो क्लब का अकाउंटेंट ये कह रहा है कि मैं लोगों से कैश में नहीं लूंगा सब्सक्रिप्शन, ना ही उनसे चेक लूंगा, मुझे चाहिए डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है वो अपने अकाउंट से डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें भाई। जी। ठीक है। अब हमें डायरेक्ट डेबिट के टू एडवांटेजेस एंड डायरेक्ट डेबिट के बेटा हम लोगों को टू डिसएडवांटेजेस बताने। सो द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डेबिट क्या होगा हमारे पास, द डायरेक्ट डेबिट का एडवांटेज देख लेते हैं भाई। डायरेक्ट डेबिट का एडवांटेज बेटा हमारे पास ये होगा कि बेटा अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बेटा एडवांटेज क्या है हमारे पास, लेस चांसेस ऑफ कैश स्टोलन। मतलब बेटा क्योंकि आप इतना कैश अगर रखोगे उसको कैरी करोगे तो उसका चांसेस ऑफ स्टोल चोरी होने के चांसेस बेटा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा। तो जब आप उसको डायरेक्ट डेबिट लोग डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि बेटा आपके चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। हाँ। ये आ गया नंबर टू। दूसरा एडवांटेज बेटा लिख लेते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है अगर हम लोग डायरेक्ट डेबिट में ट्रांसफर कराएंगे। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है इफ दे डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। सर जी। शायद इसमें फीस भी नहीं होती ना। लेस अमाउंट ऑफ कैश टू मैनेज। बेटा आपको जो ट्रेजर है उसको कम कैश जो है वो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट इजी टू मैनेज कैश। कैश। कैश को मैनेज करना आसान नहीं होता, रखना संभालना कहीं गुम ना हो जाए ये सारी चीजें। तो इट विल बी इजियर फॉर देम कि भाई वो उसको आसानी से क्या कर लेंगे बेटा, मैनेज कर लेंगे। जी। अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास बेटा और क्या कह रहा है ये, और इसके अलावा कह रहा है डिसएडवांटेजेस बताइए। तो टू डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं। टू डिसएडवांटेज में बेटा पहला क्या होगा हमारे पास, बैंक चार्जेस हो जाएंगे सबसे पहले तो, फीस, जी फीस वगैरह। में डिक्रीज बिजनेस रेवेन्यू, मेरा। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे सिंपली। दूसरा डिसएडवांटेज बेटा क्या हो सकता है हमारे पास कि अगर वो डायरेक्ट डेबिट में मंगवा रहा है तो भाई
और डिसएडवांटेज क्या है बेटा? मेंबर्स प्रिफर टू पे इन कैश या फिर टू पे इन देयर ओन मेथड। ठीक है, जी तो अगर आप ये देखिए बेटा, तो हमारे पास 5 मार्क का सवाल है, 4 मार्क्स हमें मिल गए। अब हम एक एडवाइस लिखेंगे। अच्छा, ये आप पैराग्राफिंग फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेट नहीं करना, ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफिंग में लिखना है। ओके। अच्छा, एडवाइस क्या करेंगे भाई? एडवाइस करेंगे कि भाई द ट्रेजरर शुड अलाउ अलाउ कैश मेंबर टू पे इन कैश टू चूज their method ऑफ पेमेंट of payment as every member एज देयर ओन प्रेफरेंस। G have their own preference। और क्या पता बेटा, अगर वो ऐसा ना करे तो फिर उसके जो मेंबर्स जो है वो लूज हैं, वो बोले नहीं भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं भरते वगैरह। ओके बेटा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जी in question number 3 is saying Gok is a wholesaler. He prepares his financial statement to the end of February each year, which means कि भाई the year of Gog starts from January and ends in February of next year. Which means if we are working for Feb 2020, this year start in 2000 Jan 2021. Sorry, not January 2021. This year start in March 2021. ठीक है, मार्च 2021 से लेकर फेब 2020 तक का ईयर है। ये सारी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज दे दी, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ दे आर सेइंग कि आप एक काम करें, क्या बना लें? इनकम स्टेटमेंट बना लें। बिफोर द इनकम स्टेटमेंट वी सॉल्व द अबव। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1 में हमें कह रहा है गॉग डिड नॉट हैव अ टाइम टू काउंट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। उसके पास टाइम नहीं था भाई, वो आपके लिए इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं कर सका, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको उन्होंने एक मार्जिन बता दिया 25% का, और कह रहा है इससे आप लोग एक काम करें, इसकी हेल्प से वो कैलकुलेट कर लें उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। चले हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। अब इसके अलावा एक और क्या चीज है, कह रहा है कि भाई अ लोन ऑफ 6000 was obtained from a bank on 1st July 2019। इंटरेस्ट इज चार्ज 7000 पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 60,000 का लोन है, इसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट कितना होता है बेटा? 42 4200। 4200। आर एयर्स एंड इन जनवरी इन फेब्रवरी, एंड हमने लोन लिया जुलाई में, तो इसका मतलब है हम कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी। which means we have to pay the loan of interest of 8 months। 7 ओके 8 months sorry। तो इसको 8 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, 2800। 2800। ये 2800 को हम इनकम स्टेटमेंट में बेटा कहाँ लिख देंगे? एक्सपेंसेस में लिख देंगे। एक्सपेंस पे। और इसको अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, पहले देख लेते हैं। नो, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कोई बात नहीं लिखेंगे। फिर बेटा इसके बाद हमसे ये कह रहा है, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर आते हैं, फिक्सचर एंड फिटिंग देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 120,000 की उसकी कॉस्ट दी हुई है, और प्रोविजन भी दिया हुआ है। इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बेटा इसकी क्या आ जाएगी? नेट बुक वैल्यू जी। नेट बुक वैल्यू। तो माइनस कर लेते हैं, ये 120,000, तो 120,000 माइनस 43,200। 76800। 76,800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितने परसेंट का रेट था? 20% का। तो 20% कितना हो जाएगा इसका बेटा? 15360। इसको 360। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में बेटा एक्सपेंसेस में लिख देंगे। ठीक है, जी
अच्छा, द नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये वाली भी हो गई है, ये वाली भी हो गई। फोर्थ में ये कह रहा है कि द इंश्योरेंस इंक्लूड 1500 विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। 20। अच्छा, अब ये देखिए बेटा, ये कह रहा है कि हमारे पास इंश्योरेंस के अंदर 1500 ऐसे इंक्लूडेड है जो कि 1 मार्च से लेकर, मतलब कहाँ से हमारा ईयर एंड हो जाता है बेटा, February 2020 को। इसके बाद के हैं वो सारे मंथ्स, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो वो सब हमने अगले महीने अगले मंथ्स का एडवांस में पे किया हुआ है। तो बेटा ऐसा जो हमने एडवांस में पे किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड। प्रीपेड को हम ऐड करते हैं या लेस करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से? लेस। तो हम बेटा क्या करेंगे, 1500 को इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। वेयर इज दिस इंश्योरेंस? ये आ गया बेटा, 3000। आपके पास आ गया आपका इंश्योरेंस। वेयर इज दिस इंश्योरेंस? 3000। इंश्योरेंस में से 1500 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बेटा ये 3000 जो है वो चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। फिर इसके बाद कह रहा है ड्राइंग्स इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 1660 फॉर गॉक्स पर्सनल यूज। गॉक्स कौन है बेटा? बिजनेस का ओनर है। हम्म। अब गॉक्स ने ड्राइंग के अंदर एक वैल्यू है 1660 की, जो गॉक्स के पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंस की है। कह रहा है कि भाई 1/4 ऑफ दिस अमाउंट वॉज फॉर बिजनेस यूज। ठीक है, ये जो हमारे पास जी। 1660 है बेटा, ये पूरा 1660 ड्राइंग्स का नहीं है, इसका 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो 1660 ये का 1/4 कितना होगा बेटा हमारे पास? 25%। 415। ये 415 बिल्कुल। 415 तो बिजनेस का है। इसका मतलब इसको हमें कहाँ ऐड कर देना चाहिए बेटा? टेलीफोन एक्सपेंस देखें ऊपर दिया हुआ कहीं, टेलीफोन एक्सपेंस। जी जी। इस टेलीफोन एक्सपेंस में हम 415 ऐड कर देंगे। और अगर हमें ड्राइंग्स दिया हुआ है तो इसमें से हम फोर लोग ये नाइन 415 माइनस कर देंगे। ऊपर 4980। 4565 प्लस 415, तो ये हो जाएगा 4980। और ये भी वहीं चले जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है फोर नाइन ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर एट 49। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में डाल देंगे इसको भी बेटा। और ये हमारे पास आ रहा होगा 9500 माइनस 9085। 415। तो दिस वुड बी 9085। ठीक है भाई। यस। अब हम लोगों से कह रहा है कि भाई आप एक काम करें, इनकम स्टेटमेंट अभी भी हमारी वर्किंग वन बाकी है, उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाने आ जाते हैं बेटा इधर। जब हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाने आएंगे, सबसे पहले बेटा हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? सेल्स की। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस लेस कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जी। हमारे पास इसके अंदर आता है ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस। तो बेटा सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ सेल्स इज 420,000। 420,000। अच्छा, एक चीज देखें, वी ऑल्सो हैव सेल्स रिटर्न ऑफ 12,000। तो हम यहाँ पर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिलहाल हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिटर्न भी आएगा। तो सेल्स के नीचे भी राइट सेल्स रिटर्न। हियर वी विल राइट 420,000। उसके नीचे 12,000 को बेटा क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास आ जाएगा 408,000। 408,000। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले वी विल राइट ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस। अब अगर हम देखें तो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी है बेटा कितनी? तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 26,700। द परचेजेस इज 3,111,400। 31140। हमारे पास बेटा इसके अंदर कहीं भी हमें परचेज रिटर्न भी नहीं दिया हुआ और कैरेज भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जी। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर नीचे, और क्या था हमारे पास? भूल गया मैं, देखा।
26,700 और 311,400। तो यहाँ 26,700 बेटा, और यहाँ आ जाएगा 311,400। 400। अब यहाँ हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे बेटा, जिसकी वैल्यू को हमारे पास हमें नहीं पता कि बेटा वो कितनी है। ठीक है। अब एक चीज देखें बेटा, हम लोगों को इन्होंने बेटा क्या दिया हुआ है, वी आर प्रोवाइडेड विद मार्जिन ऑफ 25%। 25%। मैंने आपको जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था भाई, रेशियो, तो मैंने आपको सस्पेंस, एक SCP मेथड के बारे में बताया था बेटा, सेल्स कॉस्ट कॉस्ट और परचेजेस, प्रॉफिट। सेल्स देखें, जब भी मार्जिन दिया हुआ होगा, द सेल्स वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी 100%. 100%, Profit is given 25%, which means the cost is to be considered to be as 75%. this cost is also cost of sales. या ठीक है। अब आप ये देखिए बेटा, अगर मैं सेल्स, अच्छा सेल्स भी कौन सी लेंगे बेटा, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो मैं नेट सेल्स की वैल्यू लिख दूंगा 408,000। कहां पर दी हुई सर, ये दी हुई अभी हम लोगों ने निकाली है। ठीक है, ये दी। जी, और सेल्स के आगे उसकी परसेंटेज लिख दूंगा विच इज 100%। 100%, और यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज, 75%। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 408,000 मल्टीप्लाइड बाय 75% डिवाइडेड बाय 100%। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो बेटा हमारे पास 306,000। 306,000, दिस 306,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं बेटा, ये हम क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से क्लोजिंग माइनस इन्वेंट्री, करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ आ जाएगी 306,000। ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सब बोलेंगे कि सर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो बताई नहीं। बता देते हैं। जी, तो पहले हम लोग जरा अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 408,000 को माइनस करते हैं, तो दिस वुड बी 102,000। 102। अब देखें बेटा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कैसे आएगी, इसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे परचेजेस और लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग क्लोजिंग, इन्वेंट्री। तो अगर मैं यहाँ पर यही जाके ऊपर वाला यही फॉर्मूला लिखूं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। The cost of sales is 306,000. The opening inventory is 2670। 26,700. The purchases is 300,000, 311,400। 311,400. And we have to find out the value of closing inventory. So now हम अब कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 306,000। इसमें से हम माइनस कर लेंगे अपना 26,700, सॉरी प्लस कर लेंगे 26,700 और माइनस कर देंगे 311,400। 32,100 है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा हमारे पास आ जाएगी 32,100। 32,100। दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस क्लोजिंग बिल्कुल। इन्वेंट्री को बेटा हम लोग यहाँ लिख देंगे। वैसे तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी लिख देंगे, उसके मार्क्स होंगे 2 मार्क्स। फिर बेटा हमारे पास देख लेंगे कोई अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ऐसे कुछ दिया हुआ है। नो डिस्काउंट रिसीव, नो कमीशन रिसीव, नो रेंट रिसीव। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे किसकी, लेस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस।
अब जो एक्सपेंसेस में बेटा पहले हमारे पास हम लोग लिखेंगे वो वाले एक्सपेंसेस जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करे। कौन से वाले एक्सपेंसेस बेटा? यहाँ हमने लोन का इंटरेस्ट निकाला है 2800 का। इसके अलावा हमने ये डेप्रिसिएशन निकाली है 15360 की। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बेटा 15360, 15360, और दूसरा हमारे पास 2800। ये है हमारे पास लोन इंटरेस्ट, और ये हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन। Depreciation. अच्छा भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? अब वापस जाएंगे ऊपर, और क्या लिखेंगे बेटा? और हमारे पास ये लिखेंगे बेटा 3000 का आपके पास इंश्योरेंस, और 4980 का टेलीफोन एक्सपेंस। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 3000 और 4980 इंश्योरेंस और टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप और क्या एक्सपेंसेस है वो देख लेते हैं। ये तो और एक्सपेंसेस बेटा हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं? हमारे पास कोई नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। जर्नल एक्सपेंस, बैड डेट, ये सब आएगा, ये और डिस्काउंट अलाउड भी। Okay. ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें तो इसकी मैंने पिक्चर ले ली ताकि मुझे बार बार देखने के लिए ऊपर ना आना पड़े। तो ये सारे एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्या है बेटा? डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू हमारे पास कुछ दी हुई है इन लोगों ने 9000 की। इसके अलावा बेटा वेजेस दी हुई। वेजेस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12360। फिर हमें दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स है 11750। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है? जनरल एक्सपेंस। Expense. जनरल एक्सपेंस बेटा हमारे पास कुछ दिया हुआ है 4220 का। और लास्ट हमारे पास है बेड डेट। बेड डेट्स की वैल्यू कुछ दी हुई है बेटा 8600 की। तो अगर हम इन सबको बेटा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 67850. 67850। उसको हम माइनस कर लेंगे 102,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा प्रॉफिट 34150. Profit for net profit. 34150। Zero. अच्छा देखिए, अक्सर ये होता है कि लेट सपोज हमारे पास यही वाला क्वेश्चन था, बच्चे को क्या सब कुछ आ रहा है लेकिन ये वर्किंग वन करना नहीं आ रही। ठीक है। जी. अब वो क्या करते हैं? इस वर्किंग वन की वजह से पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं निकालूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा, मेरा और जो है वो मेरे सब कुछ नहीं आएगा। तो बेटा उसको क्या करना है? भले उसका ग्रॉस प्रॉफिट ना आ रहा हो, नेट प्रॉफिट ना आ रहा हो, वो जो चीजें उसको पता है ना वो वैसे लिख के आ जाए फॉर्मेट में। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस को ऐसे लाइन से लिख दे, तो उसको वन, Okay. तो उसको जो एक्सपेंसेस लिखने के मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। इसी हाँ तरीके से हाँ. बेटा क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री पता है लिखी हुई है तो वो भी आ जाए, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, परचेजेस के मार्क्स मिल जाएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, उसको एज इट इज छोड़ दें। सेल्स लिख दें, सेल Okay. रिटर्न लिख दें। तो जो अगर आपको ऐसा होता है कि भाई कोई वर्किंग नहीं समझ में आ रही, उस वर्किंग को स्किप करके उस वर्किंग के बगैर पूरी इनकम स्टेटमेंट बना दें, Okay, sir. तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप उस एक मार्क की वजह से पूरा जो है आप 15 मार्क्स की इनकम स्टेटमेंट को छोड़ दें। जी जी. देन दे आर सेइंग द वेजेस पेड बाय गॉक are to his part-time warehouse assistant Aman. ठीक है। Advise Gok whether or not he should offer Aman a partnership into the business. Justify your answer by providing two advantage and two disadvantage. तो भाई वही बातें लिख देंगे सीधी सीधी जो हमें पता है। एडवांटेज क्या होता है बेटा? एडवांटेज हमारे पास क्या होता है पार्टनरशिप का? More रिस्पॉन्सिबिलिटीज more विल बी शेयर्ड। ideas, more capital, ये वगैरह. इसके अलावा मोर कैपिटल लिख दिया मैंने। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है भाई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज,
और प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। ठीक है, अब इसको एडवाइस कर दें, एडवाइस अब अपने हिसाब से कर दिया कि भाई उसको अभी कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी द बिजनेस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो उसके क्या होगा कि भाई उसका बिजनेस चलता रहेगा, फजूल में एक नया पार्टनर लाने की, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है बिजनेस में भी। नहीं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज रिलेटेड टू नादिया। कह रहा है नादिया इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च, शी इज एक्सपेक्टेड दैट ट्रायल बैलेंस ऑफ मार्च 2020, और उनका जो डेबिट साइड का बैलेंस है भाई वो क्रेडिट साइड के बैलेंस से बेटा क्या नहीं हो रहा, एग्री नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा। विच मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मतलब वहां पर कुछ ऐसा डिफरेंस है जो जिसकी वजह से कोई एरर हुआ है। आपको ये सारे एरर्स इन्होंने दे दिए, और ये कह रहा है कि आप एक काम करें, हर एरर को रिकॉर्ड करें। तो पहले वाली एंट्री में क्या है, परचेजेस अकाउंट वर ओवरकास्टेड, तो हम परचेजेस अकाउंट को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, परचेजेस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट, सॉरी परचेजेस क्रेडिट। क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, 110, क्योंकि परचेजेस बढ़ती डेबिट पर है, कम करेंगे तो क्रेडिट साइड पर आ रही। तो यहाँ पर हम सस्पेंस का आ रहा है डेबिट साइड पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 110 और यहाँ लिख देंगे परचेजेस। फिर नेक्स्ट में कह रहा है 13 फॉर डिस्काउंट अलाउड इन February 2020 हैड बीन क्रेडिट टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया बेटा 13, तो हम उसको पहले डेबिट पे लिखेंगे, क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड 13 डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड जो हमें असल में रिकॉर्ड करना था 15 डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट 28 से क्या कर देंगे, क्रेडिट पे लिख क्रेडिट। देंगे। तो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे 28, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड। थर्ड में कह रहा है पेमेंट फॉर इंश्योरेंस 220 was correctly recorded in the cash book but was recorded as 202 in the insurance। तो हमने इंश्योरेंस के अकाउंट में कितने से कम लिखी है बेटा, $80। तो इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे बढ़ाने के लिए, और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बेटा 18, और यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। After insurance, a commission received of 65 had been debited to the account of commission payable। कमीशन रिसीव्ड हुआ था उसको हमने कमीशन पेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया। तो हम क्या करेंगे बेटा, कमीशन रिसीवेबल को 65 से क्रेडिट करेंगे, कमीशन पेबल को भी क्रेडिट करेंगे 65 से, और डेबिट कर देंगे बेटा सस्पेंस अकाउंट को 130 से। तो यहाँ सस्पेंस जी। अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 130, और यहाँ आ जाएगा कमीशन। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास कह रहा है कैश ड्राइंग्स 85 बस वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वर क्रेडिटेड बाय द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास क्रेडिट होती है डेबिट होती है, क्रेडिट। नहीं, बिजनेस के लिए तो डेबिट। डेबिट होती है ना। तो हम जी। ड्राइंग्स को बेटा कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, और सस्पेंस को लिखेंगे क्रेडिट साइड पे विद द डबल अमाउंट। डबल का मतलब है 85 का डबल क्या होगा, 170। जी। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है 170, किसकी वजह से, ड्राइंग्स। 9 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ व्हीकल रिपेयर 190 हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, रिपेयर को हमने डेबिट करना है और मोटर व्हीकल को क्रेडिट। क्रेडिट। 7 में हमें कह रहा है बेटा a payment of 100 to Robert had been posted to the account of Roberta। हम्म। तो हम लोगों को किसको डेबिट करना चाहिए था बेटा, रॉबर्ट को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से बेटा किसको डेबिट कर दिया, रॉबर्टा को। रॉबर्ट। तो रॉबर्ट को डेबिट करेंगे, रॉबर्टा को क्रेडिट करेंगे 100। इन दोनों एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, जी। इन दोनों एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा, तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अब हम देख लेंगे हमारा हायर कौन सा है, डेबिट साइड हायर आ रही है, क्रेडिट साइड ये आ रहा है 240, और वो आ रहा है 216। तो लेफ्ट साइड, डेबिट साइड है।
तो यहाँ लिखेंगे 240 माइनस 216, तो यहाँ रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो इसने हमसे मांगा था। $24. अक्सर ये ब्रॉट डाउन बेटा गिवन होता है, और कभी कभी ये ब्रॉट डाउन हमसे मांग लेता है। अच्छा, वैसे सस्पेंस अकाउंट में कभी भी कोई कैरी डाउन नहीं नहीं। होता। ये जो 24 आया है, इसका मतलब ये है कि जो इनका ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा था? $24, yes. ये जो सस्पेंस अकाउंट का मतलब भी 20 वो होता है ना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो वो कितने का है? जी। 24 का है, तो वो हमने निकाल लिया। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर हमने रिपेयर बेसिकली हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। उसको हमने क्या ट्रीट कर दिया था? इनकम, एसेट, एसेट। एसेट, सॉरी। तो बेसिकली जब हम एक चीज को अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज कर देंगे तो ऐसे एरर को हम कहेंगे एरर ऑफ। ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यस। अच्छा जब हम लोग किसी गलत नाम में रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे रॉबर्ट को रॉबर्ट आके अकाउंट में लिख दिया, तो ऐसे एरर्स को हम लोग बेटा कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये बेटा ये सारे एरर्स याद कर लें, एरर के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ओके। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास अगर आप यहाँ देखें तो कह रहा है कंप्लीट द टेबल। ये चेक करना है कि बेटा प्रॉफिट इंक्रीज होगा कौन से किससे डिक्रीज होगा। तो वो चीज बेटा जो इनकम स्टेटमेंट में आती है डेबिट पर आ रही है, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्रेडिट पर आती है तो उससे हम प्रॉफिट को बढ़ा दें। बढ़ा देंगे। वन ऑलरेडी हमारे लिए हुआ, हम टू से शुरू करते हैं बेटा। टू में देखें हमने डबल एंट्री क्या बनाई थी? डिस्काउंट अलाउड क्या इनकम स्टेटमेंट में आता है? क्या डिस्काउंट जी। अलाउड बेटा इनकम स्टेटमेंट में आता है? जी आता है। यहाँ पर कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पर। तो इसका मतलब जब डेबिट साइड पर आएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ हम डिक्रीज में लिख देंगे बेटा 28। हम्म। फिर वर्किंग, फिर थ्री में देखते हैं एरर थ्री में क्या करा अभी हमने। एरर थ्री में इंश्योरेंस आता है इनकम स्टेटमेंट में। जी, एज एक्सपेंस। जी, और डेबिट पे आ रहा है, तो ये भी आपके क्या करेगा बेटा? ये भी आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर क्या देगा। फिर कम कर रहा है? इंक्रीज। फिर हम देखते हैं एरर फोर। फोर में कमीशन रिसीवेबल पेबल दोनों कहाँ आ रहे हैं? क्रेडिट साइड पर। तो 130 क्रेडिट साइड पर आ रहा इनकम है। है। तो अगर क्रेडिट पर आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। फिर एरर फाइव देख लेते हैं। एरर फाइव के अंदर बेटा हमारे पास कह रहा है ड्रॉइंग्स 85, ये हमने डबल एंट्री बनाई है। क्या ड्रॉइंग्स इनकम स्टेटमेंट में आती है? जी। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ, ड्रॉइंग्स इनकम स्टेटमेंट में आती है? ओ, नो नो नो। वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है ना। जी। तो नो इफेक्ट हो जाएगा एरर फाइव का। सिक्स में देखें हमारे पास रिपेयर आता है इनकम स्टेटमेंट में। जी, रिपेयर एज एक्सपेंस में एक्सपेंस। आता है। तो बेटा यहाँ पर डेबिट पर आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 190 डिक्रीज। डिक्रीज में। फिर बेटा सेवन में अगर हम देखें तो सेवन में क्या है? रॉबर्ट और रॉबर्ट आ दोनों हमारे क्या है? ट्रेड पेबल। क्या ट्रेड पेबल इनकम पेबल। स्टेटमेंट में लिखते हैं हम लोग? क्या? ट्रेड पेबल को जी। इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं? नो। तो विच मीन्स हमारे पास बेटा क्या होगा? यहाँ पर इसका नो इफेक्ट हो जाएगा। अब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 240। और ये हमारे पास कितना हो रहा है? सॉरी सर। हम इन सबको ऐड करेंगे, इंक्रीज वाले को ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। बिल्कुल। और डिक्रीज वाला है 28 प्लस 18 प्लस 190, तो ये हो जाएगा 236। 36। आपके 36। पास फोर से क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। तो आपका जो यस। 6720 का प्रॉफिट था उसमें फोर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6724। 24। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द दिस। अब हमसे ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो यहाँ पर कुछ दिया मैंने, कह रहा है एट द एंड एट 31st March 2020 नादिया ट्रेड रिसीवेबल ओड 14.5। 14,500 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपसे ये कह रहा है कि भाई
300 के उसके क्या है बेटा, बैड डेट्स हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट लगाते हैं, 2%। इन 1 की और 2 की दोनों की डबल एंट्री बनाते हैं। बैड डेट्स की एंट्री क्या बनती है बेटा, बैड डेट्स डेबिट, और जो उसका ट्रेड रिसीवेबल है जिसका नाम क्या है हमारे पास, नादी नहीं नहीं डीडी सप्लाई। सप्लाईज, वो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालें। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,500 के ट्रेड रिसीवेबल है, 300 के बैड डेट हो गए, कितना रह गया 14,200। इसका 2% कितना होता है बेटा हमारे पास, 284। 284। अच्छा देखिए, हम हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को प्रीवियस से कंपेयर करते हैं कि वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब यहाँ हमें कोई प्रीवियस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन एक बात लिखी हुई, शुड हैव बीन क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब है कि डाउटफुल डेट फर्स्ट टाइम लग रहा है, इससे पहले डाउटफुल डेट क्या था बेटा, 0 था, और ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 284। जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा तो एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 284, ठीक है। हाँ जी। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये कह रहा है कि आप एक काम कर लें, जल्दी से ये सारे रेशियोज निकालें, ठीक है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लें। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर देखें हमारे पास जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है बेटा रेट में। तो रेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है आपके पास, दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दिस इज योर परचेजेस। तो हम क्या करेंगे, 11050 यहाँ करते हैं। अच्छा 11050 प्लस परचेजेस की वैल्यू 121618 माइनस 8000, सॉरी 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 सॉरी, ये आपके पास क्लोजिंग है 11050 और ये 8000 आपके पास ओपनिंग है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, क्या आएगी, 8000 प्लस 121618 minus 11050, और दिस इज 118568 डिवाइडेड 68 बाय एवरेज। एवरेज 2। इन्वेंट्री जैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 11050 डिवाइडेड बाय 2 यस। डिवाइडेड बाय 2 करके ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 9525। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12.44। 11858 डिवाइडेड बाय 9525, तो हमारे पास आ जाएगा 12.4 12.44 टाइम्स। यस। फिर बेटा इसके बाद कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालें। तो उसका फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल। अच्छा आपको भले नहीं आता हो लेकिन आप फॉर्मूला लाजमी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो करेक्ट मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्रेड रिसीवेबल ओके। की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है हमारे पास 28700, ये रही 28700 आपके पास आ गया। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ये कह रहा है ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है 209510, जी। तो यहाँ लिख देंगे 209510 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये हो जाएगा 28700 डिवाइडेड बाय 209510 multiplied by 365. So how many days we have? 50। 50 days. फिर इसके बाद ही कह रहा है the rate of inventory turnover for the year ended 30th April 2020 was lower than the previous year.
मतलब ये है कि जो आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आ रहा है बेटा ये कम है पिछले साल से। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा आपसे क्या है। इसका मतलब ये है कि द बिजनेस हैड सोल्ड लेस एसेट्स देन द प्रीवियस ईयर एंड sales is decreased from the previous one. This may be due to charging more higher prices. high cost. Okay, जी ये वाला पॉइंट हो गया। फिर ये कह रहा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020 was higher than that of the previous year. Means business is taking या फिर business is providing more time to their for trade receivables, to pay back their debt. which means the chances of Payback is less. bad debt will increase Yeah. and face liquidity Issue. crisis या issues। ठीक है, फिर बेटा हमसे ये कह रहा है कि भाई आप उसको एडवाइस कर दें। ठीक है, लास्ट पार्ट्स के अंदर कह रहा है कि भाई एडवाइस वो चाह रहा है डायरेक्टर आर कंसर्न अबाउट द लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जो लेट पे कर रहे हैं। वो सोच रहा है मैं 1% का डिस्काउंट दूं जो 21 डेज में पे करते हैं, या फिर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करूं जो 30 डेज में अब पे करेंगे। ठीक है, अगर बेटा इंटरेस्ट लगाएगा तो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट वाले केस में क्या होगा, इसकी सेल्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। और 1% इंटरेस्ट का मतलब ये है कि भाई नॉट मोटिवेट ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल को थोड़ी मोटिवेट करेगा कि भाई 1% की वजह से वो अर्ली पे कर देंगे। जी ठीक है, इंटरेस्ट लगाएगा तो इंटरेस्ट की वजह से हमारे पास एक बेनिफिट, ये तो मैंने ड्रॉबैक बता दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा बेटा इंटरेस्ट का हमारे पास, ये मैंने दोनों के ड्रॉबैक बता दिए, डिसएडवांटेज। एडवांटेज अगर हम बताएं तो भाई इंटरेस्ट से क्या होगा हमारे पास जो है वो पीपल विल पे मोर अर्लियर। और दूसरा एडवांटेज बेटा हमारे पास क्या होगा अगर हम 1% कर, ये आगे less इंटरेस्ट chance of वाले का, bad debt. और 1% वाले का क्या होगा भाई, क्या कहते हैं, Less chance of bad debt चांसेस ऑफ बैड डेट क्या हो जाएंगे भाई, decrease. कम हो जाएंगे। बाकी उसको एडवाइस कर देंगे उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर हमसे ये पूछ रहा है द सर इन्फॉर्म, जी जी, सर मेरी कुरान क्लास स्टार्ट करने वाली है। बस ये दिस इज द एंड, बस ये दो पार्ट ओके लास्ट में मैं कह रहा था इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन द डायरेक्टर व्हाई जे के लिमिटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन सिलेक्टिंग द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी का मतलब है देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर आप सिमिलर रखोगे, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसने क्या करे हैं बेटा, IAS बनाए हुए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए। ये हर कंपनी को ये बोलता है कि भाई आप अकाउंटिंग करोगे मेरे मेरे लॉस के अकॉर्डिंग, ताकि बेटा कंपैरेबिलिटी हो। कंपैरेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई फॉर इन्वेस्टर it is easier, it will make easier to compare financial statements।
with okay. with others. With his competitors. जी, और रिलेवेंस का मतलब ये है कि भाई इट शुड मेक सेंस। Mm-hmm. ठीक है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कोई सेंस बनना हो एज पर आईएएस। तो ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, हमने माशाल्लाह से आज पूरा एक पेपर भी कर लिया है। मैं आपको एक पेपर